ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके सबका स्वागत है। आज डिबेट में हम लोग बातचीत करेंगे, दलितों का हक आखिर कौन मार रहा है। आपको यह विषय थोड़ा जो अभी चलन है उससे थोड़ा हटकर लगेगा, और ये जो युद्ध का बुखार माफ करिएगा, युद्ध का बुखार, शौर्य का बुखार, राजनीति का बुखार, और ये जो एक फैशन चल रहा है पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, इससे थोड़ा सा हटकर हम समाज के मुख्य धारा में लौटें, लोगों के बीच चलें। मैं डिबेट पे आऊं और विषय में सूत्रधारीय एक भूमिका अदा करूं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे आज के वक्ता हैं उन वक्ताओं से आपका सीधा परिचय कराऊं, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत में उतरें। हमारे बीच मौजूद हैं, मैं क्रम भंग करूंगा। मेरे बीच मेरे साथ मौजूद हैं दिनकर कपूर जी, स्वराज अभियान के नेता हैं, और इनको खास तौर पे सोनभद्र से इस डिबेट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दिनकर कपूर जी, आपका स्वागत है। खास तौर पे कानून विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ योगेश मिश्र जी को आज के डिबेट में बुलाया गया है, इसलिए कि कानूनी नुक्ता पेंच, नुक्ताची होना जरूरी होगा। इस वजह से योगेश मिश्र जी को आज के डिबेट में खास तौर पे बुलाया गया। योगेश जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच 4 विभिन्न पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बृजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। सपा नेता और प्रवक्ता राकेश श्रीवास्तव जी, राकेश जी, आपका स्वागत है। पीएसपीएल के प्रवक्ता प्रोफेसर दिलीप यादव, आपका यादव साहब स्वागत है। और सत्ताधारी दल, जहां आज बड़ा दारोमदार आप पर होगा, सत्ताधारी दल के नेता, भाजपा के नेता और बहुत ही ईमानदार प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। विवेक साहब, आपका स्वागत है। मैं छोटी सी एक सूत्रधारीय भूमिका, इसलिए वक्ता जो भी हमारे साथ लगातार डिबेट में रहे हैं वो जानते हैं कि 7 से 8 का डिबेट जो है, ये डिबेट नहीं है, ये केवल नाम है। हम लोगों की बातचीत होगी और बहुत ही सरलता से, बिना किसी औपचारिकता के, सारे बंधन तोड़कर बात करेंगे। चूंकि प्रोफेसर दिलीप यादव आज पहली बार हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं, इसलिए मैं यादव साहब आपको कह दूं कि हमारे डिबेट में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कैमरे का कोई बंधन नहीं है। यह ध्यान में रखना है कि हमारी जनता दीर्घा सामने में बैठी हुई है और हम लोग सब बात करेंगे। बहुत शीघ्र समय नहीं लेते हुए मैं सूत्रधार की एक भूमिका जल्दी से अदा कर दूं। विषय क्या है? जैसा आपने हेडिंग में देखा, दलितों का हक मार रहा है कौन। यह विषय कुछ स्पेसिफिक, कुछ घटनाओं पर आधारित है। आपने पिछले दिनों, अभी कुछ हफ्ते पहले या पिछले इस डंके की चोट पर जो हमारा विशेष कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम में आपने एक खबर देखी होगी। वो खबर ये थी कि एक व्यक्ति जो ओबीसी का नेता होता है, एक पार्टी का ओबीसी के प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वह व्यक्ति खुद को अचानक दलित बना लेता है और अलीगढ़ के टुंडला विधानसभा क्षेत्र से वह अपना नामांकन दाखिल करता है, और वही पार्टी, जिस पार्टी में वह ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वही पार्टी उसको दलित के रूप में विधायक का टिकट देती है, वह जीत जाता है और उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, सरकार में वह मंत्री है। पहला। दूसरा, एक ओबीसी का नेता होता है, वो उसके पहले के चुनाव में, 2014 के पहले के चुनाव में वो जनरल सीट से चुनाव लड़ता है और अचानक 2014 में वह दलित बनकर उभरता है और वह
अभी संसदीय सीट का ब्रिजेन जी ने जो मछली शहर जिक्र भी किया था, वो एक संसदीय सीट से खड़ा होता है, भाजपा उसको टिकट देती है और वो चुनाव जीतकर सांसद बनता है। ध्यान रहे, हमारी बातचीत का मुद्दा एक व्यक्ति नहीं है, हमारी बातचीत का मुद्दा एक मुद्दा है, मसला है, जिसमें एक व्यापक जन समुदाय उसमें प्रभावित है, अफेक्टेड है। अब आप ये देखें कि एक विधायक जो मंत्री बन गया, ओबीसी है, और वो दलित बनकर विधायक बन गया, मंत्री बन गया, और उसके, मैं बहुत ही प्लेन शब्दों में कहता हूं कि उसका जो फर्जीवाड़ा है, उसकी जो जालसाजी है, उसको ढकने के लिए सरकार एक आदेश, शासनादेश जारी करती है। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग बहुत ही सुविज्ञ आप लोग प्रवक्ता हैं, आप सब ये जानते हैं कि राज्य सरकार का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता कि वह जाति को लेकर, जाति के निर्धारण को लेकर कोई अध्यादेश जारी करे, इसलिए कि उसके लिए संसद है, उसके लिए राष्ट्रपति है। आगे इस पर कानून विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी ये बता दूं, लेकिन एक शासनादेश जारी किया जाता है, और जो व्यक्ति ओबीसी की जाति वाला जो व्यक्ति फर्जी तरीके से जो दलित बनता है, उसको वो कंफर्म करता है शासनादेश, यानी शासन भी इस फ्रॉड में शामिल हो जाता है। इस फ्रॉड को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक व्यापक जन समुदाय, जिस समुदाय के अधिकार को छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को उसका नुमाइंदा बनाया गया, वो पूरा एक व्यापक जन समुदाय अब आज अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ही चिंतित है, संघर्ष कर रहा है। उसके जितने भी ग्राम प्रधान थे, उसने जो दलित जाति के जो रिजर्वेशन के सीट पर जो चुनाव लड़ा, ग्राम प्रधान बने, नौकरियां पाई, सब लोगों की जिंदगी खतरे में है, और एक अजीबो गरीब एक माहौल बन गया है। एक व्यापक जन समुदाय के हितों को की अनदेखी कर दी गई, केवल एक व्यक्ति के फ्रॉड को बचाने के लिए हम इस विषय पर चिंता करने के लिए आज जुटे हैं। यह डिबेट नहीं है, हम लोगों की बातचीत है, एक चिंतन धारा है। मैं सबसे पहले, अब यह मुद्दा आपके सामने में क्लियर है, अब मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ आऊंगा, विवेक जी आपकी तरफ आऊंगा, और उसके बाद 2-2 मिनट पर आप 2-2 मिनट की आप लोगों की केंद्रीय राय, और उसके बाद डिबेट खोलकर हम लोग फिर जूझेंगे, और जूझेंगे इसलिए कि कोई निराकरण निकले, कि कोई एक रेखा निकले, कि बात जनता तक पहुंचे और बात शीर्ष अदालत तक भी पहुंचे। विवेक जी। देखिए प्रभात जी, जिन विषयों के प्रति आप संकेत कर रहे हैं, वो विषय भारतीय जनता पार्टी के कभी संज्ञान में नहीं लाए गए। ये लोगों के द्वारा व्यक्तिगत चेष्टा हो सकती है इस तरह के प्रमाण पत्र लगाने की, और मैं आपका ध्यान और एक तरफ आकर्षित कर दूं, जात प्रमाण पत्रों को लेकर के इस तरह की विसंगतियां पूर्व में भी आती रही हैं। कई बार अजीत जोगी जी के जात प्रमाण पत्र को लेकर के हल्ला मचा था, कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री भी रहे छत्तीसगढ़ से। तो ये कोई नया तमाशा नहीं है, इसमें तमाम एजेंसियां जांच करती हैं, और अगर वो एजेंसियां संतुष्ट हो जाती हैं तभी उनका पर्चा एक्सेप्ट होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं तत्कालीन उस समय चुनाव आयोग की मशीनरी जिम्मेदार है, सिस्टम में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार से कोई सीधा सरोकार नहीं है। मैं विवेक जी बीच में इंटर कर रहा हूँ जी, माफी चाहता हूँ, धृष्टता है, लेकिन अभी 1-1 मिनट 2-2 मिनट की अपनी केंद्रीय राय आएगी। आपने कहा कि ये जो है कोई नया मुद्दा नहीं है। नया मुद्दा क्या है ये मैं अभी आऊँगा फिर उस पर। अभी मैं आ रहा हूँ योगेश जी आपकी तरफ। योगेश जी, एकदम पंच लाइन क्या है, और फिर हम आगे फिर डिबेट में आएंगे। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद ये पता चलता है कि भारत के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और संवैधानिक पद होल्ड करने वाले राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक सब इस तरह के कुकृत्य में इन्वॉल्व हैं, और इनकी सहमति पर यह कुकृत्य हो रहा है, जिनका कि संविधान के तहत दायित्व है कि इस तरह के कुकृत्य ना हो। उन्हीं की आपसी रजामंदी और सहमति से आज भारत के अंदर इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। ये विचारणीय विषय है,
इस पर राष्ट्र को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इस पर थ्रेडवेयर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी दिलीप यादव जी। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अपने नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, आपके जो है मीडिया को इस पावन पर्व का जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रही बात कि जो ये खेल चल रहा है कि जो एक्चुअल में पाने वाले लोग हैं वो पा नहीं रहे हैं, मेन यही है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जितनी भी सरकारें हैं, मैं किसी पर्टिकुलर जो है बीजेपी या जो है कांग्रेस ये सब बात नहीं करूंगा, जितनी भी सरकारें आई हैं वो सारी की सारी इस खेल में रही हैं अपने फायदे के लिए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही सरकारी बहुत घोर अंदर जाके जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए आयोग बने हुए हैं, उन आयोगों के माध्यम से जो भी व्यक्ति जो है पहले तो लेखपाल स्तर पे होता है, इसका जो है जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, पर हम लोग यादव साहब इसके प्रोसेस पर हम लोग बाद में आएंगे। इस पर एक केंद्रीय राय आपकी आ गई जी कि ये जो है ये हर काल में ऐसा हो रहा है जी, लेकिन हर काल में ऐसा हो रहा है इसीलिए हम स्वीकार कर लें, ऐसी तो बात नहीं है ना। दिनकर कपूर जी आपके पास आ रहा हूँ, इसका जो मूल जो थ्रस्ट पॉइंट आप दें और फिर हम लोग आगे फिर डिबेट में आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉच को और विशेष तौर पे आपको इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के दौर में धांगर जाति के साथ जो अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है उस प्रश्न को आपने मुख्य धारा की मीडिया में जगह दी और उसको पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित करने का काम किया। जहां तक बात सरकार की है, कोई विधायक कोई व्यक्ति तो फ्रॉड कर सकता है, वो चलिए ठीक है, उसके लिए एजेंसी है, न्यायालय है, वो सब उसको हल करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति के फ्रॉड को सरकार खुद महाफ्रॉड के जरिए जस्टिफाई करने लगे तब दिक्कत बढ़ जाती है। और इस पर दिनकर जी इस पर जो है नाम स्पेसिफिकेशन में हम लोग अगले दौर में आएंगे। अभी तो एक थ्रस्ट पॉइंट आपका आना चाहिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसकी बाल की खाल निकालेंगे। जी दिनकर जी आपकी बात हो गई तो हम आगे बढ़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ वह संविधान के, केंद्र सरकार के जितने आदेश और डॉक्यूमेंट हैं, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना है, उसका भी मौखौल उड़ा के जो टुंडला से विधायक बने हैं उनकी सीट इस पर हम बचाने के लिए काम किया। माफी चाहता हूं, इस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। 2 मिनट की अपनी राय आ जाए। राकेश श्रीवास्तव जी। देखिए सर, मैं जैसे आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा आपके चैनल को साधुवाद धन्यवाद आपको कि जहां आज का आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जहां इस समय पूरे टीवी चैनल पे, मीडिया हाउस पे के सौर की प्राकृता ये सब दिखाया जा रहा है। आपने एक ऐसे मुद्दे को लाके जनता के बीच में रखा है जिसका हक मारा जा रहा है। और जिस तरीके से योगेश सर ने बताया कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करना एकदम बंद कर चुकी हैं, इनके ऊपर पता नहीं इनको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश कहाँ सो रहा है। अब आप अभी जब डिबेट ओपन होगा तो इसके बारे में और विस्तार से ठीक बात है। ब्रजेन जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? बहुत संवेदनशील विषय है और मैं भी आपको साधुवाद दे रहा हूं कि इस दौर में आपने कम से कम ये सोचा तो कि जो वंचित पीड़ित और दोहित समाज है उसका जो हक हम सब लोग मार रहे हैं। जो अभी विवेक जी ने कहा, मैं अभी अगले चरण में उसका सफाई दूंगा, लेकिन इतना कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शायद सारी पॉलिटिकल सिस्टम और ख़ास कर हमारा प्रशासन अगर 5 वर्ष हम मछली शहर के सांसद की जात का प्रमाण पत्र नहीं तय कर पा रहे हैं और पूरा कार्यकाल बीत गया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम सब लोग दोषी हैं और खास करके हमारा प्रशासन। ये समाज के लिए और देश के लिए चिंता का विषय है कि अगर इसी प्रकार अगर सब ताकतवर लोग मिल करके शोषित और दोहित समाज का उत्पीड़न करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में ये विद्रोह का रूप ले जो किसी देश के लिए घातक। बहुत सही बात है। बहुत अच्छे ब्रजेन सिंह जी और सारे प्रवक्ताओं के प्रति मैं आभार जताता हूं कि आपने ये कहा कि ये ऐसे मुद्दे को हमने उठाया और इंडिया वॉच ने उठाया और ये आप लोगों को अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा कि आप लोग जो हैं जन सरोकारों से जुड़े हुए अपने आप को खुद को पाते हैं
और इस बात को अब चूंकि डिबेट ओपन होता है और इसीलिए सारे नाम ओपन होते हैं, तो मैं आपके सामने और अपनी जो दर्शक दीर्घा है उनके सामने मैं भी नाम ओपन करूं। ये जो मछली शहर के जो सांसद हैं, ये इनका नाम रामचरित्र निषाद है जी। ये सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं। ये जो टूंडला से जीतकर अनुसूचित जाति के जो सुरक्षित सीट है, टूंडला सीट, वहां से जीतकर जो सज्जन आते हैं उनका नाम प्रोफेसर SP सिंह बघेल है। वो खुद प्रोफेसर रहे हैं और उनको इस बात के लिए झिझक नहीं हुई कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। और मिनिस्टर हैं वो। अब खूबी ये है ब्रजेश जी और सारे प्रवक्ता ये ध्यान दें कि खूबी ये है कि जो पहला जो नाम लिया, विवेक जी ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला नाम लिया रामचरित्र निषाद, बहुत आपने अखबारों में छोटी छोटी खबरें आपने देखी होंगी। बेसिक बात जो ब्रजेश जी ने कही कि ये कौन सा सिस्टम है भाई कि बात आती है, रोशनी में आती है, सब लोग जानते हैं और फिर भी आंख बेशर्म की तरह किए जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है या वो बेशर्मोक्रेसी है कि आप समझ में नहीं आता। रामचरित्र निषाद जो है वो दलित अचानक हो गया। ये जो है दिल्ली, अब चूंकि योगेश जी आपकी तरफ आऊंगा कि दिल्ली सरकार का पुराना एक अध्यादेश है, वो 1950 का अध्यादेश है कि सारे प्रवक्ता ध्यान दीजिएगा कि 1950 का अध्यादेश है। उस 1950 में वो कहता है कि जो लोग 1950 के दिल्ली के मूल निवासी हैं, उनमें से अगर कोई मल्लाह है, मल्लाह जाति का है, तो उस मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति के कोटे में श्रेणी में रखा जा सकता है। अब आप ये सोचिए कि एक नेता जो बस्ती का रहने वाला मूल रूप से है, पढ़ाई लिखाई उसकी सारी वहां हुई, और वो 2013 में अचानक दलित बन जाता है, वो दिल्ली का मूल निवासी बन जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर तक उस पर ऑब्जेक्शन करता है। इसके बावजूद ये हमारा किस तरह का सिस्टम है कि उसको वो थ्रू करता है, वो चुनाव जीतता है, उसको भाजपा टिकट देती है। भाजपा मतलब कोई भी पार्टी हो सकती है, मेरा कोई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये किस तरह का सड़ा हुआ सिस्टम बन गया है कि आप जो है दलितों का एक व्यापक जो है, उनका जो अपना हक है, ये संवैधानिक हक है भाई। संविधान में पुरोधाओं ने इस समुदाय के लिए कहा कि इसको दीजिए हक। आप ये कौन सा हक मार रहे हैं भाई, कौन सा सिस्टम है? उसी तरह से टूंडला के विधायक ने किया। अब खूबी ये है योगेश जी कि धनगर, इसकी स्पेलिंग जो है DHANGAR होती है, और धंगर जो सोनभद्र की आदिवासी उरांव जो जाति है उसकी एक उपजाति है, इसका भी स्पेलिंग वही होगा। तो ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इनकी सारी इंटेलेक्चुअलिटी इस फ्रॉड में लग गई कि ये धनगर को, DHANGAR को इन्होंने वो इंटरप्रिटेशन करा लिया और अपने आप को दलित बनाकर पेश किया, और OBC का नेता, और वो विधायक बनकर सरकार में मंत्री बन गया। और सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि यही DHANGAR यही शेड्यूल कास्ट है और इसको ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। यह सरकार ने, सरकार में बैठे बड़े नौकरशाह, मैं नाम बताता हूं, मनोज कुमार सिंह नाम है उसका, मनोज सिंह, जो समाज कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव है, उसने यह फ्रॉड किया। और फ्रॉड की आज जानकारी मिल रही है कि ये जब खबर प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई, तो उसके बाद सरकार का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से यह जो विवादास्पद आदेश है उसको वापस ले लिया गया। अब योगेश जी ये बताइए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताइए कि ये कहां स्टैंड करता है और क्या सजा होनी चाहिए इस फ्रॉड के लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो व्यक्ति दिल्ली से अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में आता है, वो दिल्ली के अंदर के किसी भी चुनाव को तो उस कोटे के लाभ को उठाकर लड़ सकता है, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में उस कोटे का लाभ उठाकर वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कानूनी स्थिति है। दूसरी स्थिति इसमें यह है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए चुनाव आयोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग का दायित्व है कि विधि अनुसार चुनाव संपादित कराए, और यदि कोई भी जाली दस्तावेज के आधार पर कोई चुनाव के लिए आपके आगे पर्चा भरा जाता है, तो वहां पर बैठा हुआ अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उसका अवलोकन करे
अगर वह त्रुटिपूर्ण है या दोषपूर्ण है या छलपूर्ण है तो उस स्थिति में उस आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दे। ये चुनाव आयोग का दायित्व है, नंबर 1। दूसरी चीज, मान लीजिए कि चुनाव आयोग के मैनिपुलेशन के बाद कोई व्यक्ति जीतकर आ ही जाता है, आ जाने के बाद वह संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक शपथ लेकर के कहीं पर मंत्री बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो उस व्यक्ति की विधिक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोई आदमी फर्जी दरोगा की वर्दी पहन करके चौराहे पर वसूली करना शुरू कर। चौराहे पर फर्जी दरोगा की वर्दी पहनकर वसूली करने वाले को पकड़ते ही तुरंत 419, 420, 467, 468 की कार्रवाई करते हुए उसको तत्काल कारावास में डाल दिया जाता है। उसके लिए किसी भी विधिक औपचारिकता की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि विधि के अनुसार इस तरह की विधिक औपचारिकता के लिए संरक्षण उन व्यक्तियों को है जो विधि अनुसार उस पद पर कार्य कर रहे हैं। बस योगेश जी, मैं बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं और मैं अब ये स्वराज अभियान के नेता दिनकर कपूर जी, आपको मैं बीच में लाना चाह रहा हूं इसलिए कि ये आप लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी लड़ाई क्या उस लीगल शक्ल में पहुंची है जिस लीगैलिटी के बारे में योगेश जी बता रहे हैं? कहाँ ये, किस स्टेज पर ये लड़ाई है? देखिए, 2 चीज़ें इस लड़ाई में हुई हैं। एक तो आपके यहाँ कार्यक्रम चल जाने के बाद एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर पड़ा और यह जो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी शासनादेश जारी किया गया था, मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करे। सही बात। इस पूरे संवैधानिक जो धारा थी इसका माखौल बनाया गया और यह शासनादेश जो प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया था, इसके विरुद्ध जब आपने इस न्यूज़ को चलाया तो मुझे अभी यह जानकारी मिली है कि शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है वहां से विड्रॉ कर लिया गया और उत्तर प्रदेश शासन का ही एक और शासनादेश है कि 16 अप्रैल 2013 के बाद जितने भी शासनादेश हैं, अगर वह वेबसाइट पे नहीं है तो वह विधिक रूप से मान्य नहीं माने जाएंगे, वह शासनादेश की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। मैं बीच में एक सवाल रख रहा हूं, लड़ाई हमने ये जीती मैं एक सवाल रख रहा हूं बीच में कि जैसे ये तो लड़ाई उन्होंने, आपने जीती, एक सांकेतिक लड़ाई है कि उन्होंने अपने वेबसाइट से राज्यादेश, सरकारी आदेश जो है वो वापस ले लिया, हटा लिया। दूसरा ये कि एक अध्यादेश का आप जिक्र कर रहे हैं जो अध्यादेश कहता है कि अगर वेबसाइट पर कोई शासनादेश नहीं है तो उसकी लीगैलिटी या वैलिडिटी नहीं है। जी। अब ये बताइए जमीनी आधार पे, अब नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं कि वैलिडिटी उसकी जमीनी आधार पर बताएं कि आप सोनभद्र से अभी आ रहे हैं, सोनभद्र में क्या जिलाधिकारी ने वो जो धांगड़ समुदाय को वंचित किया उसको सर्टिफिकेट जारी देना शुरू किया कि नहीं उसने? नहीं, अभी वो जारी करना शुरू नहीं कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जब तक हमें कोई दूसरा आदेश नहीं मिल जाएगा तब तक हमने धांगड़ धंगड़ के जाति प्रमाण तो फिर अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने कैसे रोक दिया? अलीगढ़ के जिलाधिकारी चूंकि डीएम सोनभद्र वो रहे थे, वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति है और जैसा आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के शोध संस्थान ने 17 जनवरी को प्रमुख सचिव को लिख के दिया कि भाई ये जाति धनगर जो है वह अनुसूचित जाति नहीं है। अपने सबऑर्डिनेट के भी सलाह और जांच को उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं माना और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह जो शासनादेश जारी हुआ था यह मुख्यमंत्री संज्ञान का था। मुख्यमंत्री जी का नाम उसमें कोडेड है कि उनसे धनगर समाज के लोग मिले। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा, यह जो दबाव बना है मीडिया के जरिए, जन आंदोलन के जरिए, अब प्रमुख सचिव यह बाध्य हुए हैं कि उस पर विधिक राय ली जा रही है कि क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक एसपी सिंह बघेल को बचाने के लिए, उनकी कुर्सी बचाने के लिए, बस एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। ब्रिजेन जी, आपकी तरफ आ रहा हूं कि ये जो बात दिनकर जी ने कही कि विधिक राय ली जा रही है, तो ये विधिक राय तो ली जा रही है, विधिक राय तो अपना वो जो अपराध बोध है उसको ठीक करने के लिए विधिक राय ले रहे होंगे, लेकिन ये जो है, ये क्या आपको लगता है कि ये विधिक राय जो है वो सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तार करने के लिए विधिक राय ले रही होगी? क्या लगता है आपको? या अपने सांसद के बारे में, भाजपा सांसद को गिरफ्तार करने के लिए विधिक राय ले रही है? आदरणीय प्रभात जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं
मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मैं तब से जानता हूँ जब से वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के सुरक्षा गार्ड होते थे। मैं तब से भी जानता हूं जब वो जलेश्वर के एमपी होते थे। उनको भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बैकवर्ड से दलित बनाई है, क्योंकि उस सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं था। और रामचरित्र निषाद जी भी हमारे मित्र हैं, और हमारी ही पार्टी के भोला प्रसाद तूफानी जी उनके खिलाफ नामांकन के समय से लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 स्तर पर जीत चुके हैं। उनको भी बीजेपी बस्ती से जानबूझकर पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष थे, आपको भी मालूम होगा, मुझे बहुत ठीक से मालूम है, हमारे गोंडा के बगल के हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम राजनीतिक दल के नाते, मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि सिंधुजीत सिंह मुन्ना बजरंगी के साले थे। 300 गाड़ियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और 1 घंटा बाद इसलिए निकाल दिए गए कि उनका चरित्र आपराधिक था। गौरव उपाध्याय जी 6 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, इतना मोटा मोटा सोना के चैन पहन के आए थे, वो भी 7 बजे इसलिए निकाल दिए गए कि हमारे हाईकमान को मालूम हुआ कि वो भी आपराधिक चरित्र के हैं। तो ये राजनीतिक दल के नाते हमारी और विवेक श्रीवास्तव जी की जिम्मेदारी बनती है कि कोई 420 फ्रॉड हम स्वीकार ना करने दे। कौन सा शासनादेश आएगा बताइए, जब जानबूझ करके सरकार ने उन्हें मिनिस्टर और सांसद बनाया हुआ है और जानबूझकर 5 साल बीत जाने दिया कि कोई कार्रवाई ना हो, तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं। मैं तो आपको साथ बात दे रहा हूं कि इतने दबाव के बाद और सरकार के खिलाफ आपने इस प्रकार के नैतिक विषय पर डिबेट करने के लिए हम लोगों को बुलाया। कुछ नहीं होने वाला है, हमें सुधरना होगा, कानून बनाने की जिम्मेदारी हमें दी जा रही है। विवेक जी, आपने ब्रिजेंद्र जी की बात सुनी और हम सब लोगों की बात, और वो जो एक पूरा समुदाय है, वो उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं कि एक पूरा समुदाय है जिसके ग्राम प्रधान है, 9 ग्राम प्रधान उनके, वो अभी हटने वाले हैं। भाई नेचुरल है, उनकी जाति ही हटा दी गई। प्रभात जी, इतना ही नहीं, राबर्ट्सगंज की संसदीय सीट पर वो कैंडिडेट नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहा, जबकि एससी रिजर्व सीट है। ये तो समस्या है, डिस्ट्रिक्ट बात तो विवेक जी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो लीगल राय ले रही है सरकार, ये किस बात के लिए ले रही है यार? 5 साल हो गया सांसद बने हुए, पूरी सांसदी एंजॉय कर लिए दलित बनकर। सर एक चीज और बोल दूं, नेबुआ नौरंगिया के विधायक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, इसी 420 में पिछले सत्र में उनकी मेंबरशिप रद्द हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लीजिए एक और मुझे अचानक याद आ गया, मैं बोलना था, ये बात सही है, ये प्रसंग में याद नहीं आ रहा था। चलिए एक उदाहरण भी मिल गया। तो क्या विवेक जी, एक ब्रेक का समय हो गया है हम, लेकिन इस सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे, तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मिनट, जानते हैं मेरे बाप कौन है? भाई साहब, कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए।